बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर अमेरिकी और रूसी अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक अक्टूबर में हुई इस मीटिंग की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कई अधिकारियों को नहीं थी। मीटिंग इतनी सीक्रेट थी कि सरकार की सामान्य प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। कई अधिकारियों ने ना इसके बारे में जानकारी दी गई और ना कोई आधिकारिक मंजूरी ली गई। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने इस मीटिंग के बाद प्लान 28 तैयार किया है। प्लान के मुताबिक यूक्रेन को अपना लगभग 20% हिस्सा रूस को देना होगा। इसमें पूर्वी यूक्रेन का डोनबास का इलाका शामिल है। इसके साथ ही यूक्रेन मात्र 6 लाख जवानों वाली सेना ही रख सकेगा। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की मेरे इस पीस प्लान को स्वीकार करेंगे। ट्रंप ने 27 नवंबर तक जेलेंस्की को प्लान पर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही उन्होंने खुली धमकी भी दी है कि अगर इससे इनकार किया तो रूसी सेना कीव पर कब्जा करेगी। इस बीच खबर है कि रूस ने अमेरिकी प्लान का समर्थन कर दिया है। तो इस सीक्रेट मीटिंग का मतलब क्या है? जेलेंस्की को एकदम साइडलाइन अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। I would like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. We're trying to get it ended. One way or the other, we have to get it ended. So then he can continue to fight his little heart out. ट्रंप सख्ती कर रहे हैं। ट्रंप जेलेंस्की पर दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन क्या उनका ये दबाव कामयाब हो पाएगा? इससे पहले भी बहुत कोशिशें ट्रंप की तरफ से की गई हैं। इस बार हर्षवर्धन जी कामयाब हो पाएंगे ट्रंप अपनी इस कोशिश में? नहीं, देखिए, ट्रंप की मुश्किल ये है कि वो खुद नहीं जानते हैं कि किसी रास्ते से चलते हुए कहां पहुंचना है। असली संकट समझिए, जब अलास्का में दोनों जो ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी और उसके बाद ओवल ऑफिस में यूरोपीय यूनियन के सारे देशों के प्रमुख थे, जब उस वक्त की बात हुई तो लगभग चीजें क्लियर थी। फिर कहां मामला अटक गया, उसके बाद क्यों अचानक ट्रंप धमकी वाले अंदाज में आ गए? मुझे लगता है कि एक बार जरा गंभीरता से ट्रंप को सोचना चाहिए कि क्या वो सचमुच किसी मध्यस्थ की भूमिका के लिए खुद को तैयार पाते हैं, और अगर नहीं तैयार पाते तो उसके लिए अमेरिका में ही कोई और व्यक्ति हो सकता है, किसी और को ये काम वो कर सकते हैं और अंत में उसका श्रेय ले सकते हैं, जैसे वो समय समय पर श्रेय लेते रहते हैं कि इतने युद्ध हमने रुकवाए। अच्छा, अब तो इस बार का नोबेल हो गया, अगली बार वाले नॉमिनेशन तक देखा जाएगा। असली संकट यही है, और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने जेलेंस्की के साथ किया वो तो गजब है। उसको ओवल ऑफिस में बुलाकर बेइज्जत किया, फिर कहा हम तुमको पैसा नहीं देंगे, पैसा यूरोपीय यूनियन से लो, फिर कहा अच्छा मिसाइल दे देंगे, फिर कहा क्यों दे देंगे, फिर कहा तुम अपना हिस्सा छोड़ दो, नहीं तो वो तो पूरा ही तुमको खा जाएगा रूस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मध्यस्थ की अपनी भूमिका में फिट नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं, असली मुश्किल रशिया यूक्रेन युद्ध की यही है, ये इनको भी समझना चाहिए। जेलेंस्की बहुत हद तक समझ गए हैं, और ये प्रक्रिया बढ़ाने के लिए दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को भी इसमें शामिल होना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं। जेलेंस्की को टेंशन दे रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं, सख्ती दिखा रहे हैं, धमकी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये जो रवैया ट्रंप का है समीर जी, कामयाब हो पाएगा? जेलेंस्की पर काम करेगा ये दबाव कि आप 6 लाख तक की आप रखिए वरना हम कीव पर हमला कर देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अब जेलेंस्की के पास बहुत ज़्यादा कोई विकल्प बचा नहीं है। 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है ट्रंप ने कि उस पर आप निर्णय लीजिए। और जेलेंस्की ने जिस तरीके से अपने देश के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि हम जमीन और ज़मीर दोनों खोने की कगार पर पहुंच गए, तो मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि अब स्थिति बहुत मुश्किल है जेलेंस्की के लिए। वो ऐसे दोहराए पर खड़े हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ से रास्ता कैसे निकलेगा। और खबर ये भी आ रही है कि जेलेंस्की ने भी लगभग सहमति बना ली है, क्योंकि जेलेंस्की इस बात को जानते हैं कि रूस से वो अगर जो लड़ रहे हैं, अमेरिका अगर नाराज हो गया 27 तारीख के बाद, समर्थन नहीं करेगा, तो अमेरिका को भी वो खोना नहीं चाहते। और अब जेलेंस्की भी बहुत ज़्यादा थक गए। लेकिन अगर जेलेंस्की इस पीस प्रपोजल को मान लेते हैं कि जिसमें 20 से 22% की जमीन अगर चली जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इसके बाद वो देश के अंदर कैसे बने रहेंगे। चुनाव करवाना पड़ेगा युद्ध रुकने के बाद, जनता के बीच वो कैसे जाएंगे? जनता कहेगी कि जब आपको 20 से 22% जमीन देनी थी तो इतने साल आपने तबाही देश में लड़े, क्यों आपने अमेरिका की बात मानी? और किसी भी देश के नागरिक की अपनी जमीन के प्रति बहुत होता है, 1 इंच जमीन अपना कोई देश का नागरिक छोड़ना नहीं चाहता। अगर जेलेंस्की इसके साथ समर्थन में जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि जेलेंस्की के लिए वहां पर बने रहना, अपने देश में यूक्रेन में बने रहना भी बहुत मुश्किल होगा। उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अब उनके पास कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप ने उनकी घेराबंदी की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अमेरिका का कोई विदेश विभाग शामिल नहीं था। ट्रंप के जो बहुत करीबी विशेष दूत से विटकॉफ वो शामिल थे, ट्रंप का दामाद शामिल था,
और रशिया के एक सोवियत बॉन्ड के जो प्रमुख है वो शामिल थे। इन तीनों ने मिलकर इस डील को फाइनल किया है। अपने अधिकारी को जो प्रोटोकॉल है, अमेरिका ने उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि दो देशों के बीच में शांति समझौता रोकने के लिए या बातचीत के लिए पूरी तरीके से आपने अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने जो अधिकारी डेप्यूट करते हैं, उन सबको नजरअंदाज करके अपने घर के लोगों को, अपने नियुक्त किए लोगों को दिया। मुझे लग रहा है एक गलत परिपाटी ट्रंप ने शुरू करी है और इसी का नाराजगी अमेरिका के अंदर है कि भाई इतना बड़ा मामला आप पूरे देश के बड़े लोगों से बिना सलाह लिए फाइनल कर रहे हो और आप फिर सार्वजनिक कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है इसका भी ट्रंप को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये भी लग रहा है ना कि जेलेंस्की का क्या भाई, वो तो यूज एंड थ्रो वाले हो गया ना उनके साथ, के पहले आपने इस्तेमाल किया भरपूर और उसके बाद अब आपके काम के नहीं है तो आप उन्हीं पर दबाव बना रहे हैं कि ये करिए वरना फिर हम आप पर हमला कर देंगे। जेलेंस्की को मैं बहुत ब्रेव हार्ट मानता हूं कि एक ऐसा देश जो कि टिकता नहीं था रशिया के सामने, उसने पिछले कितने सालों से जो है वो रशिया को रोक के रखा है। अब रूस के सामने जो है जेलेंस्की जो है वो अपनी पूरी कोशिशें कर चुके हैं। अगर ये इसमें हार होती है तो वो नेटो की हार होगी, जो कि यूक्रेन में सारी कोशिशों के बावजूद रूस को रोक नहीं पाया है। अगर ये जो नेटो है वो इस वक्त नहीं रोक पाया है और अमेरिका ने इस तरह का रुख अपनाया है, तो क्या गारंटी है कि अगर रूस जो है किसी भी यूरोपियन देश पर हमला करता है जिसके बॉर्डर्स उनके साथ हैं, तो क्या नेटो फिर एक बार अमेरिका की तरफ देखेगा और अमेरिका फिर एक बार कहेगा कि अपनी ज़मीन दे दे? तो ये जो है नेटो की बहुत ही बड़ी नाकामी होगी अगर जेलेंस्की को इसके लिए दबाव में मनाया जाता है। और मैं जेलेंस्की का सही मानता हूं कि उन्होंने अपने देश के लिए एक कॉमेडियन होते हुए, वो कोई ऐसे नहीं थे जो कोई जनरल से बने हुए कोई राष्ट्रपति हो या राष्ट्राध्यक्ष हों, उन्होंने एक कॉमेडियन होते हुए इतना ब्रेव फेस दिखाया। वो रूस के साथ लड़ गए और उनके देश ने जिस तरह की लड़ाई रूस के सामने लड़ी है, ये अपने आप में एग्जाम्पल है। अब देखिए, एक तरफ ट्रंप चाहते हैं किसी भी सूरत हाल में इस युद्ध को वो कम से कम रुकवा लें, उनके नाम के आगे इतिहास जुड़ जाए, वो चाहते हैं, इसलिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि किसी भी वक्त वेनेजुएला के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू हो सकता है। अमेरिकी सेना ने कैरेबियाई इलाके में बड़ी संख्या में जहाज, विमान और सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका और बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को फौरन वेनेजुएला छोड़ने के लिए कहा है। इसके साथ ही अमेरिकी एजेंसी फेडरल एविएशन ने वेनेजुएला के ऊपर उड़ान भरने को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। समंदर में अमेरिकी बेड़ा लगातार ड्रिल कर रहा है, जिसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने वेनेजुएला से उड़ानें रद्द कर दी हैं। अमेरिका पूरी तरह से अटैक मोड में है। हालांकि गुप्त ऑपरेशन का दायरा कितना बड़ा होगा और इसे कब उठाया जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि ट्रंप वेनेजुएला को लेकर काफी सीरियस हैं। इस बीच अमेरिका आज कार्टेल द लॉस सोल्स को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने जा रहा है। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो इस संगठन के नेता हैं। दावा किया जा रहा है कि आतंकी संगठन घोषित होने के बाद अमेरिका हमला कर सकता है। तो क्या ये नए युद्ध की आहट के तौर पर इसे विजय जी देखा जाए? देखिए, ट्रंप साहब जो है ना बहुत सारे फ्रंट एक साथ खोलकर बैठे हुए, वेनेजुएला को लेकर और मादुरो को लेकर उनका बड़ा लंबे समय से वो है, उनकी नाराज़गी है और वो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन वो क्या वहाँ पर अभी उस तरह का हमला करने की तैयारी में है या केवल वो धमकाना चाहते? ट्रंप साहब को इतना आसानी से समझना कि वो वहाँ पर खड़ा कर दिया, वो धमकाने के लिए भी करते हैं। लेकिन वेनेजुएला से उनका झगड़ा बहुत लंबे समय से चल रहा है और वो उस पर पर्सनल लेवल पर भी वो मादुरो को लेकर बहुत पसंद नहीं करते। तो उस सारी बात को लेकर वहाँ पर हो रहा है। कितना हो सकता है, कब वो कर सकते हैं, लेकिन आशंका तो बढ़ गई है। उनको आप खारिज नहीं कर सकते ट्रंप साहब को किसी दिन, कि वो किसी भी दिन ये कर सकते हैं। लेकिन मैं पिछली वाली बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो सकता है, उसकी बाधा ही ट्रंप साहब है मेरे विचार में। अगर वो हट जाएं तो और यदि शायद कुछ और कोई करे तो शायद कुछ बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि वो हर दिन एक नया प्रस्ताव लाते हैं। आप पिछले 2 महीने के भी डेवलपमेंट देखें जब से वो कर रहे हैं, और जिसका जिक्र अभी किया गया अलास्का की मीटिंग को, अलास्का की मीटिंग के बाद से कितने स्टेप्स उन्होंने लिए। अभी आपको याद होगा कि उन्होंने वो एक शांति समझौता किया था, शांति सम्मेलन किया, जिसकी जीत के लिए वो पहुंच गए थे वहाँ। अभी ये जिसको आप कह रहे हैं अमेरिका का 28 प्लान, ये तो रूस ने पहले, रूस और अमेरिका का जॉइंट प्लान है। वो रूस ने पहले ही उस पर स्वीकृति दी है, उसमें यूक्रेन तो है ही नहीं। तो यूक्रेन कैसे मानेगा? और 27 तारीख की डेट आपको ध्यान हो, उससे पहले भी 5-6 डेट्स उन्होंने दे चुके हैं, डेडलाइंस दे चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की बहुत मुश्किल में है। वो युद्ध को टालने, मतलब ख़त्म करना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं। देश का भी दबाव बन रहा है उन पर।
जो अंदर के जो दबाव हैं वो भी उन पर बनते जा रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरह से ब्रेव हार्ट दिखाया, जिसका जिक्र अभी राहुल जी भी कर रहे थे, उसमें मुझे नहीं लगता कि एक डेडलाइन देने से वो तुरंत विड्रॉ कर लेंगे। मगर अब यदि इस पर आना, और ये झगड़ा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसको, कि ये रूस और यूक्रेन का झगड़ा नहीं है, ये रशिया और नेटो का झगड़ा है। और यदि इनडायरेक्टली देखें तो रशिया और अमेरिका का भी झगड़ा है, समझे। तो उस झगड़े को वो कैसे निपटाना चाहते हैं, और ट्रंप साहब को खुद को समझ में नहीं आ रहा है। वो हर दिन एक नए प्लान के साथ, नए काम के साथ, जैसी अभी चर्चा हुई कि न उनका विदेश विभाग काम कर रहा है, जो दुनिया भर में समझौतों के लिए यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उनको काम में लिया जाता है। उन्होंने एक नए तरीके से कि अलग अलग देशों की वो लेकर आ जाएंगे। और उसको यूनाइटेड नेशंस का क्या हुआ जब वो वेनेजुएला को धमका रहे हैं? हाँ, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी और खैर यूनाइटेड नेशंस की तो जो सबसे जरूरी बात है, अमेरिका तय करेगा क्या कि किस देश का राष्ट्रपति क्या है, कब चुनाव हुआ, चुनाव ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मतलब बड़ा विचित्र है। मैं ठीक है, किसी के पक्ष विपक्ष में कोई चीजें हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका टर्म डिक्टेट करता है वो दुनिया को अब स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो तो ये G20 में दिख गया ना। बिल्कुल, G20 एक तरह का मैसेज है ट्रंप साहब के लिए कि उनसे अब कोई ऐसे डरते नहीं है, क्योंकि आपने यही करके बांग्लादेश में शेख हसीना जीत रही थी। तो आपने यही करके वहां यूनुस को आप एक आवाज दिखा दीजिए किसी देश की जो कि आपको वेनेजुएला के साथ दिखाई दे रही है। क्या मतलब वेनेजुएला ने वो किया जो पाकिस्तान हमारे साथ करता है कि आतंकवाद भेज रहा है अमेरिका में, ड्रग्स तो भेजता ही है पाकिस्तान इंडिया में, हथियार भेजता है, क्या ऐसा किया? तो ऐसे में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने अमेरिका के सामने अपना सर उठाकर इस बात की मजम्मत करने की कोशिश की कि ये सही नहीं है। अमेरिका वो कर रहा है जो वो उसकी ताकत है उसके पास, क्योंकि सेनाओं की ताकत है, उसके पास मिलिट्री ताकत है, वो जो करना चाहे वो कर रहा है। यही उसने इराक में किया, यही वो वेनेजुएला में कर रहा है। नहीं, उसकी एक वजह ये भी है ना कि जो मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी का जो दौर आ गया है उसमें सब लोग केवल अपने नेशनल इंटरेस्ट पर ध्यान रखते हैं। आजकल कोई किसी के बीच में पढ़कर नहीं करना। आप नेटो को ही देख लो ना, नेटो तो एक यूनियन है, वो यूक्रेन के साथ उस तरह से खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। अलग अलग तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं। तो वो मल्टी अलाइन पॉलिसी में सबको नेशन फर्स्ट जो एक नया स्लोगन तैयार हो गया है। नेटो की प्रॉब्लम ये थी कि वो पूरी तरह से यूएस पे डिपेंडेंट था मिलिट्री पावर के लिए। मिलिट्री पावर ने अपनी यूरोप ने अपनी पावर शुरू ही नहीं की, उस तरह से बनाई नहीं, इसलिए वो दिक्कत है। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक और खबर आपको बताते हैं। यूरोप में हमास के सीक्रेट नेटवर्क को लेकर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बड़ा खुलासा किया है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और कतर से जुड़े कई लिंक सामने आए हैं। मोसाद के मुताबिक इस काम में कई यूरोपीय देशों की सुरक्षा एजेंसियों की मदद से हथियारों की तस्करी और हमलों की प्लानिंग की जा रही थी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए। ये हथियार बड़े हमले के लिए तैयार किए जा रहे थे। मोसाद का दावा है कि हमास 7 अक्टूबर जैसी प्लानिंग कर रहा था। कई जगहों पर हमले करने की जो प्लानिंग है वो हमास की तरफ से की जा रही थी। और ये मोसाद ने खुलासा किया है कि जो 7 अक्टूबर को इजरायल में किया था हमास के लड़ाकों ने घुसकर, वही ऐसी ही एक और साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी हमास की तरफ से, जिसका खुलासा मोसाद ने कर दिया है। तो एक और हमास की एक्टिविटी समीर जी फिर से सामने आ गई है। फिर एक हमास की एक्टिविटी से ज्यादा ट्रंप का भी रोल इसमें भी समझ में आता है कि ट्रंप ने इस पर भी बहुत सारा काम कर लिया था हमास को लेकर। निश्चित रूप से। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जो ट्रंप साहब ने समझौता करवाया था और उसका जश्न मनाया था ट्रंप साहब ने कि भाई इसके आधार पर मुझे शायद नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, मैंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत तय हो गया था कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्योंकि उसके तुरंत बाद इजराइल ने जिस तरीके से हमास को फिर अटैक किया था, हमास ने अभी कुछ दिन पहले बोल दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे। तो यह तय है कि इजराइल और हमास के बीच जो शांति समझौता हुआ था वो सिर्फ कागजों पे हुआ था, वास्तविक धरातल पर इसका कोई असर नहीं था। और अब जब मोसाद ने इस पूरी जानकारी दे दी है कि भाई किस तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया में किस तरीके से वापिस हमास तैयारी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब फिर इजराइल को एक मौका मिला है कि हमास को फिर वो खत्म करे। और इजराइल ने कहा था कि एक बार भी अगर हमास ने कोशिश की तो इस बार हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब फिर हमास पर इजराइल हमला करेगा और लगातार कर ही रहा है। लेकिन ये चिंता की बात है कि जो हमास एक लिमिटेड क्षेत्र में था, अब वो अगर जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के अंदर अगर वो नेटवर्क बढ़ा रहा है, वहाँ की उसको सुरक्षा मिल रही है और उसने जिस तरीके से वहाँ अपना नेटवर्क बढ़ा किया है,
तो सिर्फ ये इजराइल के लिए नहीं, तमाम दूसरे देशों के लिए भी एक खतरा है। दूसरे तमाम आतंकी संगठनों के साथ मिलकर हमास क्या दुनिया में फिर से इस तरीके से एक आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाह रहा था? क्या इजराइल में फिर वो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उससे बड़ा हमला करने की कोई योजना बना रहा था, या किसी और अन्य देश के ऊपर भी किसी दूसरे आतंकी संगठन के साथ कोई हमला करने की योजना बन रही थी? मुझे लग रहा है कि एक बड़ी योजना थी। अभी हमास को लेकर जो जानकारी आई है, इजराइल अब मुझे लगता है कि इस मामले पर खुलकर हमला करेगा। पहले वो कतर में जाके हमला कर चुका है, अब फिर वो हमास के जो लड़ाके हैं उन्हें मारने की कोशिश करेगा। अब यह तय है कि ये जो शांति समझौता हुआ था ये सिर्फ कागजों पर है, ऐसा कोई महत्व नहीं है। आने वाले दिनों में दिखेगा कि इजराइल फिर इलाके में घुसकर पूरी तरीके से हमास के खिलाफ आक्रामक हो चुका है। कुछ हम लोग की जो जानकारी आई वो भी बताते हैं। इजराइल में एक तरफ सीज फायर चल रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को मंजूरी दे दी है, तो दूसरी तरफ हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। इजराइल ने इसी कड़ी में उत्तरी और सेंट्रल गाजा में कई जगह हमले किए हैं, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई है। आईडीएफ पिछले लगातार 3 दिन से हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो हमास के कई सीक्रेट प्लानिंग उजागर हुई है कि कैसे वो यूरोप के देशों में प्लानिंग कर रहा था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में माफ कीजिएगा प्लानिंग कर रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब एक मौका इजराइल को मिल गया है फिर से हमास को खत्म करने के लिए। हमास पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो इजरायली सेना दक्षिणी सीरिया में गिरी मिसाइल की जांच करते नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये मिसाइल कहां से आई है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजराइल पर हमले का मतलब खुद की बर्बादी देखना होगा। तो जिस पीस समझौते को लेकर ट्रंप बड़े खुश थे, उस पीस समझौते का अंजाम क्या होगा वो अब साफ साफ दिख रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, यहां भी वही हुआ ना, आपने भरोसे में नहीं लिया जिनके बीच में समझौता कराना है, आपने उनको टेबल पर बिठाया नहीं, आपने खुद से शर्तें तय कर ली। जिन देशों के साथ मिलकर शर्तें तय कराई वो भी लगता है कि उनको बाद में समझ में आया। कतर और सऊदी अरबिया जो सबसे ज्यादा इसमें शामिल थे, जिस मजबूती के साथ उन्होंने ट्रंप के उस पीस प्लान को मंजूरी दिलाई थी, अंत में उनको भी लगने लगा कि नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है। दोहा में जो कुछ हुआ, और कई बार लोग कह रहे थे पीएम उस वक्त वहां क्यों नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत परिपक्व राजनेता हैं और किसी भी जगह जाना न जाना, क्योंकि उस वक्त भी यही कहा जा रहा था वहां ट्रंप है इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। किसी भी प्लान में कैसी भूमिका है उस भूमिका के आधार पर तय करना चाहिए, और ट्रंप ने अभी भी यह साफ दिख रहा है कि इस पर ठीक से वर्कआउट नहीं किया कि हमास कहां पर है, इजराइल क्या कर रहा है, दोनों के बीच में मुश्किल क्या है, फिलिस्तीन के लोग क्या हैं, जो गाजा पट्टी के लोग हैं उनकी क्या मुश्किलें हैं, और कहां की समस्या है जिसको हम ठीक एक सीधे सीधे साइन कर दे, निकल के बाहर चले जाओ, हम एक स्टेबलाइजेशन फोर्स लगा देंगे, अब ये सब कैप्चर, ऐसे नहीं होता है। और मुझे लगता है कि ये खतरनाक इसलिए भी है कि ये पीस प्लान पूरी तरह अगर डिरेल हो गया तो फिर वहां के लोगों के जीवन पर मुश्किल हो जाएगी। इजराइल की तरफ से भी मुश्किलें आ जाएंगी, हमास को भी, और इजराइल और हमास दोनों तैयार बैठे हैं कि एक इशारा मिले या कहें कि एक गुंजाइश मिले और वो एक दूसरे के ऊपर फिर से हमला शुरू कर दे। मुझे लगता है कि ये ट्रंप को फिर से एक, जिसको कहते हैं जो रशिया यूक्रेन में जो गड़बड़ वो कर रहे हैं, वो गड़बड़ यहां वो पहले ही कर चुके हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है। हमले तो अभी भी हो रहे हैं ना, वीडियो तो अभी भी जारी की जा रही है। आईडीएफ की तरफ से वीडियो जो सामने आई है उसमें दिख रहा है कि एक दूसरे पर हमले तो चल ही रहे हैं। उस पीस समझौते का कोई मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है ना जमीन पर। इजराइल को आप अगर समझते हैं तो वो तो किसी भी हालत में ये समझौता नहीं चाहता। उसका तो मकसद ये है कि हमास को पूरी तरह से खत्म किया जाए, और हमास खत्म नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जैसे मोसाद ने किया, मोसाद के बारे में अलग से कभी चर्चा हो सकती है कि मोसाद की क्या भूमिका है और वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तो हमास जो है कमज़ोर वो नहीं है। आप देख लीजिए कि इजराइल कितने लंबे समय से ये काम कर रहा है, उसके बाद भी वो हमास को एक छोटे से इलाके में है, वो पूरा कोई फौज भी उस तरह की नहीं है, उसको लड़ाई नहीं लड़ पाया, नहीं जीत पाया, ना ख़त्म कर पाया। तो हमास अपने लड़ाके मोड में हमेशा ही रहेगा। उसने भी उस शांति समझौते में ना कहीं आगे गए ना कहीं पीछे गए। जो बंधकों की बात थी उसको भी पूरी तरह से नहीं माना गया है। इजराइल जो है उसका तो मकसद ही है कि हमास को कैसे ख़त्म किया जाए और गाजा पर किस तरह से आगे की भूमिका निभाई जाए। और ये बात ठीक है कि ट्रंप साहब अपने आप, मतलब जिन दो लोगों के बीच में बात होनी है उनके अलावा वो सबसे बात करते हैं, तो वो कोई भी शांति समझौता, कोई भी प्लान कैसे संभव होगा। इस वक्त तालिबान के लड़ाके जैसे ही हैं। हाँ, उससे बड़े हैं वो। हमास के जो लड़ाके हैं वो तो तालिबान से बहुत आगे के लड़ाके हैं और मौका ढूंढ रहे हैं ना, ये दोनों ही मौका ढूंढते हैं। इजराइल भी मौका ढूंढता है, हमास भी मौका ढूंढता है। अब जब ये जानकारी मिल गई है कि सीक्रेट प्लानिंग की जा रही थी तो फिर से युद्ध का खतरा बरकरार है। राहुल जी देखिए, ये समस्या जो है ऐसे सुलझेगी भी नहीं। अब ट्रंप जो है उन्होंने
जो है वो अपना बस डिक्टेट बता दिया कि अच्छा ऐसा हो जाना चाहिए, तो उससे कोई सारे लोग मान जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। देखिए, यूरोप का समस्या अलग है। यूरोप जो है वो ये नहीं मानता, वो मानता है कि वहाँ पे फ़लस्तीन का अलग देश होना चाहिए। लेकिन क्या उससे समस्या सुलझ जाएगी? क्या इजराइल, क्या उसके बाद फ़लस्तीन अगर बना भी दिया जाए तो क्या हमास और इजराइल में फिर लड़ाई जो है वो बंद हो जाएगी? ऐसा भी नहीं होगा। ये समस्या जो है, जो इतिहास में जो है वो अधूरे प्रश्न छोड़े जाते हैं, उसके कारण इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। और इसका सलूशन जब तक कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो ये मान ना जाएं और दोनों पार्टीज़ ये मान जाएं कि दो अलग अलग देश, एक इजराइल एक फ़लस्तीन, ये जो है जब तक पूरी तरह से बन नहीं जाता और दोनों पार्टियों की सहमति से नहीं बन जाता, तब तक ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। और अभी जिस तरीके की जानकारी आ रही है, जिस तरीके की वीडियो सामने आ रही हैं, आप देखिए उन वीडियो में वैसी ही तस्वीरें हैं जब इजराइल और हमास एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। अभी भी मिसाइलें दागी गई हैं और उसकी तस्वीर बाकायदा साझा की गई है कि ये मिसाइल कहां से आई हैं। अब अगर हमास की तरफ से आई है तो फिर इजराइल हमास को छोड़ने वाला नहीं है, ये भी नेतन्याहू ने बड़ा क्लियर कर दिया है। नहीं भी आई होगी तब भी वो हमास से आई हुई मानी जाएगी और हमला किया जाएगा। मौका ढूंढ रहे। बहरहाल इतना ही वक्त हमारे पास। हर्षवर्धन जी, विजय जी, राहुल जी और समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।